नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 पीएम यूपी। चल क्या रहा है देश में? इस तरह चुनाव आयोग गुंडागर्दी पर उतारू हो जाएगा, किसी ने सोचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 124 साल की एक महिला जिसको मृत घोषित कर दिया था, योगेंद्र यादव ने पेश कर दी। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा कि आपने सराहनीय काम किया है। एक नागरिक आया है, हालांकि चुनाव आयोग के वकील बोले ये कोई स्टूडियो नहीं है, यहाँ ड्रामा नहीं चलेगा। बताइए, एक नागरिक आ रहा है, इसको मृत कह दिया गया और सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के वकील कह रहे ड्रामा नहीं चलेगा। अभय द्विवेदी ने धज्जियां उड़ा दी इस बात की। बहुत रोचक बातचीत। और उत्तर प्रदेश में फतेहपुर में सुरेश खन्ना नाम पढ़ने को खड़े हुए कि कौन कौन अभियुक्त, योगी जी ने रोक दिया क्योंकि नाम सारे भारतीय जनता पार्टी, बजरंग दल, इस तरह के संगठनों से जुड़े हुए। क्यों रोका, इसको लेकर राजनीति गर्म हो गई है। और लक्ष्मी नारायण कैबिनेट मिनिस्टर ने जयंत चौधरी की कैसे धज्जियां उड़ाई, इस वीडियो में देखिएगा। चलते हैं अभय द्विवेदी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 पीएम को पहले सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। 4 पीएम यूपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है अभय द्विवेदी आपको। कल जी। फतेहपुर में एक घटना हुई। कुछ लोग गए और वहां पे एक मकबरे पे चढ़ाई कर दी। हम लोगों ने चर्चा भी की थी कल। और फिर वो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। पुलिस बड़ी संख्या में खड़ी थी, लेकिन मूक दर्शक बनी थी, वो तोड़फोड़ करते रहे। जब पूरे देश और पूरे देश की पूरी दुनिया में इस घटना की चर्चा हो गई कि उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है, तो आखिर उन लोगों पर एफआईआर हुई। विधानसभा चल रही है, आज बड़ा मसला उठा। ये माता प्रसाद पांडे, समाजवादी पार्टी के तमाम लोगों ने कहा कि ये तो हद है गुंडागर्दी की, प्रदेश को आग में झोंकने की तैयारी है। इसके जवाब में सुरेश खन्ना जी खड़े हुए, संसदीय मंत्री, और उन्होंने बताया कि नहीं, हमने तो एफआईआर कर ली है। और हम बता रहे हैं, वो नाम जैसे ही पढ़ना शुरू हुए तो योगी जी ने उनको, मुख्यमंत्री ने उनको रोक दिया नाम पढ़ने से, नाम मत पढ़ो। उससे कुछ समय पहले की घटना बताता हूँ कि गोमती नगर में एक जगह पानी भर गया था। लोग खड़े हुए थे, जो लोग निकल रहे थे उन पे पानी फेंक रहे थे। एक महिला, कुछ महिलाएं निकली, उनके संग बदसलूकी हुई। वो वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, पुलिस ने अरेस्ट किया। तो योगी जी ने विधानसभा में नाम लिया 2 लोगों का, एक शायद यादव था और एक मुसलमान था। बाद में अखिलेश यादव ने उस यादव और बाकी लोगों को बुलाया और कहा कि ये लोग निर्दोष थे, चूंकि ये यादव और मुसलमान है, इसलिए इनका नाम लिया गया। आज सुरेश खन्ना जी जिन एफआईआर में जिन लोगों का नाम ले रहे थे, वो बजरंग दल से जुड़े हुए थे, वो विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे, वो भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी थे। तो मंत्री जी को मुख्यमंत्री ने रोक दिया कि नाम मत लो। अब इसको अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है कि जिनके मुख पर ही ताला लगा दिया जाए, भाव ये है कि अपने पड़ोस में बैठे मंत्री के मुंह पे ताला लगा दिया जाए तो लोकतंत्र कैसा होगा। और तमाम सोशल मीडिया पे चर्चा चल रही है कि मुख्यमंत्री ने नाम इसलिए नहीं लेने दिए क्योंकि वो नाम सारे बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, इन बजरंग दल के अलग अलग पदाधिकारी, इन सब से जुड़े हुए थे। और उसके बाद वहां के भाजपा जिलाध्यक्ष का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो एसपी को धमका रहे हैं कि मुलायम सिंह की सरकार नहीं है कि गोली चलवा दूंगा, देख लूंगा तुम टाइप का। आपको क्या लगता है, विधानसभा में इस तरह सुरेश खन्ना को नाम लेने से बोलने के पीछे क्या राजनीति होगी? मेरे सामने तो ये बिल्कुल स्पष्ट है और मैं इसको घुमा फिरा के दूसरे संदर्भों में कह भी चुका हूं। मेरा मानना है कि योगी आदित्यनाथ की राजनीति में केवल 2 ही विशेषज्ञताएं हैं। वो 2 डबल पीएचडी की हुई है उन्होंने राजनीति में। पहली पीएचडी की गई है मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाने की, और दूसरी पीएचडी की गई है नॉन स्टेट एक्टर्स को समाज के ऊपर समाज में मनमानी करने की इजाजत देने की। जब वो केवल गोरखपुर की सीमित राजनीति करते थे, तब भी उन्होंने एक नॉन स्टेट एक्टर्स का एक संगठन बना रखा था। वो भी यही करता था। जो लोग उस मकबरे के ऊपर भगवा भगवा ध्वज लेके जबरदस्ती घुस गए और उन्होंने नारे लगाते हुए वहां पे भगवा ध्वज लगाया, ये सारे के सारे मेरी निगाह में एक ही श्रेणी के लोग थे। वो थे नॉन स्टेट एक्टर्स। ये लोग गैर संवैधानिक शक्तियां थीं, जो जिंदा ही इसलिए हैं, सक्रिय इसीलिए हैं कि कानून और संविधान द्वारा के प्रावधानों का विरोध करते हुए समाज में जिसको चाहे उसको आतंकित करें, जहां चाहे वहां अराजकता फैलाएं, जिस कार्यक्रम को चाहे उस कार्यक्रम का गड़बड़ कर दें। योगी जी अगर उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा या उनके नाम विधानसभा में लिए जाएंगे, तो नॉन स्टेट एक्टर्स के अंदर डर फैल जाएगा और फिर वो उतने निर्द्वंद भाव से, उन्मुक्त भाव से, बेहिचक, बिना किसी डर के वे तमाम कार्रवाइयां नहीं कर पाएंगे जिन कार्रवाइयों के लिए ये नॉन स्टेट एक्टर्स जाने जाते हैं। इसलिए योगी जी ने उनका नाम लेने से रोक दिया।
ये उन्होंने अपनी दूसरे नंबर की पीएचडी है उससे प्राप्त विशेषज्ञता का परिचय दिया। बात सही है कि नाम नाम पता चल गया, पता चल जाएगा कि हैं कौन, है कौन, कहानी क्या है इनके पीछे। हाँ। अब भाई आप सोचिए कि जिन लोग जब योगी, जब भाजपा के विरोधी लोग होते हैं, अल्पसंख्यक समाज के लोग होते हैं, तो उनके पोस्टर छपवा दिए जाते हैं, है कि नहीं? लेकिन अब यहाँ तो क्यों छपवाए जाते हैं? ताकि वो लोग बदनाम हो जाएं। तो होर्डिंग लगा दी, उनके नाम उन्होंने नहीं लेने दिए वहां पर, जबकि पुलिस की एफआईआर में उनके नाम लिखे हुए हैं, बाकायदा नाम लिखे हुए हैं, बाकायदा नाम लिखे हुए हैं उनके नाम। लेकिन आप देखिए, उनके नाम लिखे हुए हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। आप गारंटी ले लीजिए, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, एफआईआर लिखी रहेगी ऐसी, जाने कितनी एफआईआर लिखी पड़ी रहती है। समाजवादी पार्टी ने इस घटना के लिए लेकर और गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी अमित शाह को कि आप कार्रवाई करिए इसमें। तो ये क्या पेच है कि समाजवादी पार्टी सीधे गृह मंत्री को चिट्ठी लिख रही है? तो और सब भाई देखिए, अब दिक्कत की बात यह है कि जो विपक्ष में लोग हैं वो करें क्या? जब संवैधानिक संस्थाएं, राज्य की संस्थाएं अपना काम करना बिल्कुल बंद कर दें और निर्लज्जता की चादर ओढ़ लें और हर बात के बारे में कहा कि हम ये नहीं करते, हम आपकी बात नहीं मानते, हम ये करने के लिए बाध्य नहीं है, ये सब करें। जैसे आपने कहा ना कि पंचों की राय सिर माथे, लेकिन परनाला यहीं गिरेगा। अब आप देखिए कितने बार हाई कोर्ट ने कहा कि भाई ये आप होर्डिंग्स हटाइए, तो हाई कोर्ट की बात का कोई जवाब तो नहीं दिया गया कि हम आपकी बात नहीं मानते, लेकिन नहीं मानी बात। क्या कर लिया हाई कोर्ट ने? कुछ नहीं कर लिया। हाँ, तो ये पूरा रवैया इस तरह का बना हुआ है। ऐसे में विपक्षी दल क्या करेगा? विपक्षी दल यही करेगा कि भाई कहीं चिट्ठी लिखेगा और ज्यादा ऊंचे पद पे जो बैठा हुआ है उसको चिट्ठी लिखेगा, अंततः नहीं कुछ होगा तो आंदोलन करेगा, लाठियां खाएगा, उसके जरिए जनता के बीच में अपनी साख बढ़ाएगा और आगे भविष्य में चुनाव जीतने की तैयारी करेगा। हाँ, यही बचा है। एक और बड़ी घटना ये हुई कि योगी सरकार में मिनिस्टर हैं चौधरी लक्ष्मी नारायण सिंह। उन्होंने बड़ा बयान दिया, उन्होंने कहा राष्ट्रीय लोकदल के वोट कभी बीजेपी को नहीं मिलते। जयंत चौधरी पर सीधा हमला बोल दिया उन्होंने कि भाई कुछ वोट नहीं मिलते, ये विधानसभा में इनकी तो हालत देख लीजिए आप इनकी। तो एक योगी कैबिनेट का मिनिस्टर अपने सहयोगी दल जो अजीत सिंह, जयंत चौधरी के भी लोग मंत्रिमंडल में शामिल हैं, अब उसके आरएलडी के ऊपर इस तरह हमला, एक कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी का। ये क्या हो रहा है? क्या जयंत चौधरी अब किनारे हो गए हैं, हाशिए पे हो गए हैं बीजेपी के अंदर? ये एक असहज गठबंधन है। देखिए, एक जमाने में पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो जाट समाज था, उसने 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जम के वोट दिया। फिर 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को जम के वोट उसने दिया। उसके बाद में किसान आंदोलन हुआ। किसान आंदोलन की जो प्रक्रियाएं चली, उसका जो असर हुआ, उससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जाट समाज भाजपा के लिए उसके मन में जो हमदर्दी थी, वो हमदर्दी समाप्त हो गई। और फिर से पुराना फार्मूला, मुसलमान जाट एकता वाला फार्मूला जो था, वो फार्मूला जो चरण सिंह ने स्थापित किया था, जयंत चौधरी के बाबा ने स्थापित किया था, दादा ने स्थापित किया था, वो फार्मूला उभर के सामने आ गया। किसान आंदोलन उसी फार्मूले की बुनियाद पर खड़ा हुआ था। अच्छा, अब जयंत चौधरी ने सत्ता के लालच में, खुद किसान आंदोलन में उन्होंने भागीदारी की थी जयंत चौधरी ने, पुलिस ने उनको खदेड़ा था। आप सब लोगों ने वो तस्वीरें दिखाई थी, जयंत चौधरी भाग रहे हैं, पुलिस उनको खदेड़ रही है, ये सब हुआ था। फिर जयंत चौधरी ने ये भी बयान दिया था कि कोई मैं चवन्नी उछाल के राजनीति करने वाला नहीं हूं जो मैं बीजेपी में चला जाऊंगा। ये सब उन्हीं का बयान था, जयंत चौधरी का। लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी उनके सामने चारा डाला मंत्र पद का और चरण सिंह को भारत रत्न देने का, वैसे ही वो भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए। तो ऐसी स्थिति में ये जयंत चौधरी वहां जरूर हैं, सत्तासीन है, सत्ता की मलाई खा रहे हैं, लेकिन जिस समाज की वो नुमाइंदगी करते हैं वो भाजपा से खुश नहीं है। सही बात। भाजपा को पूरा शक है कि जयंत चौधरी के उम्मीदवारों को तो उसका वोट मिल जाएगा, लेकिन हमारे उम्मीदवार जो खड़े होंगे इनका वोट ट्रांसफर नहीं होगा। हाँ, बात तो सही है, होता भी नहीं है। वही बात निकल गई उनकी। बात तो सही कही है उन्होंने। एक बड़ी बात कि जयराम रमेश ने खत लिखा है कि 21 जुलाई से पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ गायब हैं। चिंता जाहिर की है उन्होंने। कहाँ चले गए धनखड़ साहब? सब लोग चिंता कर रहे हैं धनखड़ साहब तो गायब हो गए, करा दिए गए। किसकी साजिश है, क्या लग रहा है? देखिए, अगर धनखड़ साहब में दम होती तो वो सतपाल मलिक की तरह निकल कर आते और वो कुछ मोदी, अमित शाह, इन सब लोगों का भंडाफोड़ करते।
लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि वो कभी इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे, और वही हो भी रहा है। चुपचाप पड़े हुए कहीं उस क्षण की बाट जो रहे होंगे कि फिर से उन्हें राजनीति में कुछ पाने का मौका मिले। इससे ज़्यादा हम उनसे कोई उम्मीद नहीं कर सकते। हाँ, सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के बीच में तो चुनाव आयोग की बात वही वैसी वाली है जैसे हम लोगों के यहाँ कहावत कही जाती है कि पंचों की बात शर्माते परनाला वहीं गिरेगा। बरनाला वहीं मतलब गिरेगा। बिल्कुल ठीक पंच है। रहेंगे अपने मन की बात। लेकिन एक बड़ी चौंकाने वाली बात हुई जब फैसला आ गया, उसके बाद राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने कहा भी देखते रहिए, पिक्चर अभी बाकी है। ये जो पिक्चर अभी बाकी है, राहुल गांधी का जो डायलॉग था और राहुल गांधी की जो बॉडी लैंग्वेज थी उस समय, वो बड़ी कॉन्फिडेंस वाली थी कि अभी पिक्चर बाकी है। तो क्या लग रहा है राहुल गांधी का ऐसा कौन सा कथन होगा या कौन सी प्लानिंग होगी, कौन सी रणनीति होगी कि पिक्चर अभी बाकी है, कौन सी पिक्चर अभी बाकी देखिए, है? उनके पास कई ऐसे नुक्ते हैं जिनके ज़रिए वो सरकार को सांसत में डाल सकते हैं और चुनाव आयोग को सांसत में डाल सकते हैं। अगर नहीं होते तो इस वक़्त देखिए भारत सरकार कितनी परेशान है, चुनाव आयोग कितना परेशान है। क्या ये दोनों परेशान नहीं है? अंधा भी देख सकता है कि परेशान है। हम्म, किसने परेशानी में डाला? राहुल गांधी ने परेशानी में डाला। मैं आपको कहता हूं कि 7 अगस्त को उन्होंने इंदिरा भवन में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, वो भारतीय लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। हम्म, ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं हुई जो उन्होंने की थी। इसके बाद हम्म, क्या हुआ कि सारे देश से लोग पहलकदमी लेकर इन वोटर लिस्टों में इस तरह की खामियां ढूंढने में जुट गए हैं। हम्म, अभी ये खामी पकड़ में आई है कि जो केरल में जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी पहली बार चुनाव जीती है, वहां पे एक व्यक्ति ने शिकायत की है कि मेरे नाम से 6 वोट बना के डाल रखे हैं इसमें मतदाता सूची में। बताइए। उसके बाद में बनारस में एक 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 सज्जन है, उनके नाम से 52 बेटे एक साथ लाइन में दर्ज मतदाता सूची में दर्ज हैं। उनकी 52 रिकॉर्ड बन औलादें गया। हैं। हाँ, वो एक साथ उसमें दर्ज हैं। कई सारे बच्चे 32 से 34 साल के ही हैं उसमें। फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस का जो नागपुर साउथ का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे बड़े पैमाने पर डुप्लीकेट वोटर पकड़े गए हैं। हम्म, अच्छा, अब धीरे-धीरे इससे माँग ये पकड़ रही है कि भाई डुप्लीकेट वोटर्स हैं, इसका मतलब एक से ज़्यादा उन्होंने वोट डाले होंगे। चुनाव आयोग ये कैसे गारंटी करेगा, ये कैसे संतुष्ट करेगा लोगों को कि उन्होंने एक ही बार वोट डाला, एक से ज़्यादा बार वोट नहीं डाला। चुनाव आयोग की व्यवस्था से उनको एक से ज़्यादा बार वोट डालने से रोक दिया गया, बावजूद इसके कि उनके नाम एक से ज़्यादा बार मतदाता सूची में थे। हम्म, इसके लिए सीसीटीवी कैमरे का सबूत दिया जा सकता है। चुनाव हम्म, आयोग सीसीटीवी कैमरे के सबूत न दिखाने को तैयार है, न देने को तैयार है, और कह रहा है कि 6 महीने बाद तो हम सीसीटीवी कैमरे के सबूत मिटा देते हैं, उसका रिकॉर्ड मिटा देते हैं। तो धीरे-धीरे विपक्ष की जो बातें थी, वो अपने आप में एक पक्का और सही मांग में बदलती जा रही हैं। जनता स्वयं पहलकदमी लेकर विपक्ष की मांगों के साथ में भागीदारी कर रही है। देखिए, ये जो काम विपक्ष कर रहा है, इसी का उसको लाभ होगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का लाभ नहीं होने वाला है। हम्म। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बीच में एक चौंकाने वाली बात और हुई। हुँ, विपक्ष कह रहा था कि उनके वोट काटे गए, उनके वोट काटे गए। नितिन गडकरी का बयान आया है कि मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में 3 साढ़े 3 लाख वोट कट गए और हुँ, उनका लगभग इशारा ये है कि मेरे वोट कट गए। तो हुँ। क्या ये बात सही थी जो आशंका जताई जा रही थी कि गडकरी को हराने के लिए साहेब इंटरेस्टेड है, भारतीय जनता देखिए पार्टी इंटरेस्टेड? तो देखिए, प्रयोग मैं इस गडकरी बात का भी को हो गया। बार-बार, आप ठीक कह रहे हैं, बहुत अच्छा बात आपने कही। देखिए, मैं इस बात को बार-बार कहता रहा हूँ कि ये एक ऐसी ऐसी मुहिम है, जिससे भाजपा के समर्थकों में के दिमाग में भी सवालिया निशान उठेंगे। भाजपा के भीतर सवालिया निशान उठेंगे। भाजपा के जो पार्टनर दल हैं, उनके भीतर सवालिया निशान उठेंगे। गडकरी जी ने कह दिया, बहुत लोग कह नहीं पा रहे होंगे। गडकरी जी बड़े नेता हैं, उनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अब सुब्रमण्यम स्वामी का कौन बिगाड़ सकता है? कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। वो मोदी जी को खड़ी गाली देते हैं दिन-रात। पता नहीं क्या-क्या कहते हैं मोदी जी के बारे में, हम तो कह भी नहीं सकते उन बातों को दोबारा। सुब्रमण्यम स्वामी ऐसी बातें कहते हैं मोदी के बारे में, हम और आप दोहरा नहीं सकते। नहीं दोहरा वो सकते। खुद ही हमारे 4PM के मंच पे कह दें तो कह दें, हम लोग नहीं दोहरा सकते उन बातों को। हम नहीं दोहरा सकते, ठीक बात है। हाँ, ऐसी बातें कहते हैं मोदी जी के बारे में। हम्म, वो ये कहते हैं कि मोदी जिस दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, अमेरिका उस दिन उनका वारंट निकाल देगा। हम्म, हम्म। हाँ, नहीं क्या क्या उनके कहते स्त्री हैं? संबंधों के बारे में बहुत सारी चर्चाएँ करते हैं, हम उन बातों को नहीं दोहराएँगे। मैं कहना ये चाहता हूँ कि ये लोग तो ताकतवर और बड़े लोग हैं। ये मोदी जी को खुल के चुनौती दे दे सकते हैं। मोदी जी इनकी बहुत सी बातों को नज़रअंदाज भी करते रहते हैं।
वरना मोदी जी इनसे भी बदला ले सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मोदी सोचते हैं किस किस से बदला लेंगे, छोड़ दिए। अच्छा, तो वो लोग कह सकते हैं इन बातों को, बहुत से नेता ये नहीं कह सकते कि भाई उन्हें हराने की साजिश वहां की गई, अब वोट काटे जा रहे हैं वगैरह वगैरह। तो ये मामला जो है ना, ये जो आंदोलन विपक्ष कर रहा है, इस आंदोलन में एक बार ऐसी परिस्थिति आएगी, अगर विपक्ष दृढ़ता पूर्वक ये आंदोलन करता रहा, कि इसमें भाजपा के पक्ष में खड़े हुए बहुत से लोग भी इस आंदोलन के साथ जुड़ जाएंगे। ये ठीक बहुत बात। महत्वपूर्ण आंदोलन है, ये लोगों का मन बदलने का आंदोलन है, ये लोगों को मजबूर करेगा कि वो अपनी मतदान प्राथमिकताओं पर पुनर्विचार करें। तो आपको लगता है कि गडकरी कल को मैंने ये हराने बात की कही थी, पॉलिसी कल मैंने ये बात कही थी कि ये बहुत बड़ा नॉन फाइनेंशियल स्कैम है। आज कई लोगों हुँ, ने सुना, हमें फोन किया लोगों ने, उन्होंने कहा हुँ, ठीक है आपकी बात तो ठीक है, लेकिन नॉन फाइनेंशियल स्कैम के फाइनेंशियल पहलू भी हैं। हमने कि वो क्या है फाइनेंशियल पहलू, मुझे पता थे, फिर भी मैंने कहा इन्हीं से पूछें। तो उन्होंने कहा कि हुँ, इस तरह का व्यक्ति जो इतना बड़ा नॉन फाइनेंशियल स्कैम कर सकता है, बैठा हुआ है सत्ता में, इसने बहुत सारे, जैसे नोटबंदी एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्कैम था, ये तो इसी ने किया। हुँ, और जिस तरीके से तेल और गैस और एलपीजी का गैर कानूनी आयात हुआ है, फिर ट्रंप ने टैरिफ लगा दिया, ये भी सब फाइनेंशियली स्कैम है। हुँ, ठीक तो बात है। बहुत, ये बातें जो हम लोग कर रहे हैं, बातें दूर दूर तक जा रही हैं, लेकिन इनका फायदा तभी होगा जबकि विपक्ष जम के कम से कम 6 महीने तक, मैं मानता हूं 6 महीने तक एक आंदोलन चला है। हुँ, अगर ये शुरू की बातें या तो बिहार चुनाव पे ही बंद हो गया, या वो बिहार चुनाव में मान लो हार गए तो उसमें निराश होकर बंद हो गया, ऐसे नहीं चलेगा काम। इसको लगातार करते रहना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी कहते हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अभी क्या हुआ, उर्दू में यही शेर है ना, इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। अच्छा, हाँ, सही बात है। मेरा सवाल अधूरा रह गया कि गडकरी का बयान, जो उन्होंने कहा कि मेरे वोट काटे गए, तो क्या ये बात सही थी कि दिल्ली की लॉबी, गुजरात लॉबी गडकरी को चुनाव हराना चाहती थी? और इसका क्या मतलब निकलता है हुँ, भाई? महाराष्ट्र में किसकी सरकार थी? हुँ, महाराष्ट्र में महायुति की सरकार थी, हुँ, भारतीय जनता पार्टी और उनके पार्टनरों की सरकार थी महाराष्ट्र में। हुँ, हम्म? ठीक है, देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन वो उप मुख्यमंत्री थे। सरकार तो उन्हीं के लोगों की थी, चुनाव आयोग भी उन लोगों का था। तो गडकरी से बिना पूछे, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतना बड़ा नेता है, जो केंद्र में इतना बड़ा मंत्री है, भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जो उसका प्रधानमंत्री पद पे का दावेदार है, उसके यहाँ मतदाता सूची से इतने नाम कैसे कट गए? हुँ, क्या सही बात है। क्या राहुल गांधी ने कटवा दिए? हुँ, कि संजय शर्मा और अभय कुमार दुबे ने कटवा दिए? किसने कटवा दिए ना? हाँ, कोई कोई तो रहा ही होगा इतना बड़ा ताकतवर। अच्छा, इन ये लोगों जो ने कटवाए। एसआईआर, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, बहुत सारे लोग इस बात के लिए कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, कि अब तो विपक्ष को क्या सुप्रीम कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है, जो आंदोलन की बात कर रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया एसआईआर जारी रहना चाहिए, तो विपक्ष को खामोश होना चाहिए। इस बात में दम है क्या? इस बात में क्या दम है भाई? विपक्ष ने एसआईआर रोकने के लिए थोड़ी ना कहा है। विपक्ष ने थोड़ा ना कहा है एसआईआर आप बंद कर दीजिए। विपक्ष का तो ऐसा कोई क्लेम नहीं है। विपक्ष तो कह हुँ, रहा है कि एसआईआर जिस तरह आप कर रहे हैं, एसआईआर करना तो चुनाव आयोग का अधिकार है। हुँ, अभी जनवरी में भी एसआईआर की गई थी, इसके तहत वो मतदाता सूची बनी। राजीव, वो भी तो एसआईआर थी। जाने कितनी एसआई 2003 में एक बहुत बड़ी राष्ट्रीय स्तर पर एसआईआर हो चुकी है। हुँ, सही एसआईआर तो बात है वो चुनाव तो। आयोग करता ही रहता है। हुँ, वो तो उसका अधिकार है ये। वो तो उसका अधिकार है। अब वो एसआईआर वहां कर रहा है, तो विपक्ष का कहना यह है कि जो तरीका आपका एसआईआर करने का है, ये तरीका कुछ इस तरह का है कि इसमें बहुत ज्यादा मतदाताओं के वोट कटेंगे, डिसइनफ्रेंचाइजमेंट, यानी मतदाता अधिकारों से, वोट के अधिकारों से वंचित होंगे बहुत बड़े पैमाने पर। हुँ, तो इसके लिए हमने वो योगेंद्र यादव दिया हुआ आंकड़ा आपके सामने पेश किया था कि जितनी बिहार की एडल्ट आबादी है, वयस्क आबादी है, उससे कितना 27 करोड़ कम नाम जो है ना, जो ड्राफ्ट मतदाता सूची आई है उसके अंदर है मौजूद। हुँ, तो बिहार में वयस्क ज्यादा है, लेकिन मतदाताओं की संख्या घट गई है हुँ, इसी एसआईआर के कारण। ये इसकी पहली प्रमाणित विकृति है। ये उन्होंने आज सुप्रीम कोर्ट में भी कहा। बात तो ठीक है। अब चुनाव एसआईआर आयोग के का म हथकंडा है, एक मिनट पूरी बात सुनिए। चुनाव आयोग का इसमें एक हथकंडा है। हुँ, चुनाव आयोग कह रहा है कि जिन लोगों के नाम गलती से कट गए हैं, या जिन लोगों को लगता है उनके नाम गलती से कट गए हैं, तो वो फॉर्म 6 का इस्तेमाल करें
और दोबारा मतदाता बनने के लिए अप्लाई कर दें। इसमें क्या है, इसका मतलब बहुत बड़े पैमाने पर फॉर्म 6 भरे जाएंगे। अभी वोट कटे हैं, फिर वोट जोड़े जाएंगे बड़े पैमाने पर। तो आप सोच लीजिए कितनी पेचीदा तिकड़म है ये। पहले आपने 65,64,000 वोट काट दिए। अब आप लोगों से कह रहे हैं कि अब आपके वोट कट गए हैं, अब आप अप्लाई कीजिए। अब न जाने कितने भाजपा की तरफ से लाखों फॉर्म 6 डाले जाएंगे जुड़ने के लिए, और जहां जहां चुनाव आयोग चाहेगा वो उतने वोट जोड़ दिए जाएंगे। और राहुल गांधी ये कह चुके हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद 1 करोड़ वोटर जोड़े गए, और जहां जहां उन वोटरों ने वोट दिए वो भाजपा को वोट दिए और भाजपा वहां वहां जीती। हमें उतने ही वोट मिले, इतने लोकसभा मिले थे, फिर भी हम बुरी तरह चुनाव हार गए। उन 1 करोड़ वोटरों की दम पर विधानसभा चुनाव जीता गया या चुराया गया, ये वो कहते हैं। तो अभी वोट काटे गए हैं 65,64,000। अब लाखों वोट जोड़े जाएंगे बिहार में। वो वोट एनडीए, वो मतदाता हो सकता है महाराष्ट्र की तर्ज पर एनडीए को वोट करें। ठीक बात है, बिल्कुल तस्वीर कुछ दिनों में साफ हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया। थैंक यू सर। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बात आपने सुनी। आपके प्यार भरे कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।